आज है 20 ITI इंस्ट्रक्टर इलेक्ट्रीशियन का ट्रेड है और इसका टॉपिक है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का सेट नंबर 3 है। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का सेट नंबर कितना 3 है। और पहला क्वेश्चन कह रहा है कि वाट मीटर में प्रेशर कॉइल का मुख्य कार्य क्या होता है। तो वाट मीटर में प्रेशर कॉइल का मुख्य कार्य क्या होगा, तो इसका वोल्टेज के समानुपाती फ्लक्स उत्पन्न करता है। तो वाट मीटर में प्रेशर कॉइल का मुख्य कार्य क्या होता है, तो वोल्टेज के समानुपाती फ्लक्स उत्पन्न करेगा। वोल्टेज के समानुपाती फ्लक्स उत्पन्न करता है वाट मीटर में प्रेशर कॉइल क्या करता है, तो वोल्टेज के समानुपाती फ्लक्स के उत्पन्न करता है। नेक्स्ट है दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सिंगल फेज सर्किट में वाट मीटर की त्रुटि को कम करने के लिए प्रेशर कॉइल को लोड के बाद कब जोड़ा जाता है। सिंगल फेज सर्किट में वाट मीटर की त्रुटि को कम करने के लिए प्रेशर कॉइल को लोड के बाद कब जोड़ा जाता है। फिर जोड़ा जाता है जब लोड करंट बहुत कम होता है। जब लोड करंट बहुत कम होता है तो प्रेशर कॉइल में लोड के बाद जोड़ा जाता है। जब लोड करंट बहुत कम होता है तो प्रेशर कॉइल को लोड के बाद जोड़ा जाता है। प्रेशर कॉइल लोड के बाद जब लोड करंट बहुत कम होता है तब। नेक्स्ट है तीसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि वाट मीटर की एल्युमिनियम डिस्क में भाबर धाराएं किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है। एल्युमिनियम डिस्क में भाबर धाराएं उत्पन्न किया जाता है, कब किया जाता है, तो एल्युमिनियम धाराएं में एल्युमिनियम डिस्क में भाबर धाराएं किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है। तो एल्युमिनियम डिस्क में भाबर धाराएं उत्पन्न करती है किसके, प्रेशर और करंट के कॉइल के फ्लक्स के आधार पर। प्रेशर और करंट कॉइल के फ्लक्स के आधार पर एल्युमिनियम डिस्क में भाबर धाराएं उत्पन्न किया जाता है। एल्युमिनियम डिस्क में भाबर धाराएं उत्पन्न किया जाता है प्रेशर और करंट कॉइल के फ्लक्स के अनियन क्रिया के द्वारा। प्रेशर और करंट कॉइल के फ्लक्स के अनियन क्रिया के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। नेक्स्ट है 3 फेज वाट मीटर निम्नलिखित में से किस कथनों पर विचार करता है। तो 3 फेज वाट मीटर है जो किस कथनों पर विचार करेगा, तो कथन भी देखते हैं 3 फेज का। यह एक एल्युमिनियम चक्ति पर टॉर्क उत्पन्न करता है। ये क्या करता है, तो एकल एल्युमिनियम चक्ति पर टॉर्क उत्पन्न कर सकता है। ये बात सही है। एकल एल्युमिनियम चक्ति पर क्या करता है, चक्ति यानी डिस्क पर टॉर्क उत्पन्न करता है। एकल एल्युमिनियम डिस्क पर टॉर्क उत्पन्न करते हैं। इसमें केवल एक ही प्रेशर कॉइल होता नहीं, एक ही नहीं रहता प्रेशर कॉइल, तो केवल इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल ए हो जाएगा। करा कि 5वां नंबर क्वेश्चन करा कि वाटर मीटर में शेडिंग रिंग्स का उपयोग क्यों किया जाता है। वाटर मीटर में शेडिंग रिंग्स का उपयोग क्यों किया जाता है, तो ये दबाव कुंडली के फ्लक्स वोल्टेज से ठीक 90 डिग्री के पास रखने पर होता है। वाट मीटर में शेडिंग रिंग्स का उपयोग क्यों किया जाता है, तो दबाव कुंडली के फ्लक्स को वोल्टेज से ठीक 90 डिग्री के पास रखने के लिए किया जाता है। वाट मीटर में शेडिंग रिंग्स का उपयोग किया जाता है दबाव कुंडली के फ्लक्स को वोल्टेज से ठीक पहले 90 डिग्री के पास रखने के लिए किया जाता है। फ्लक्स को वोल्टेज के ठीक 90 डिग्री के पहले रखा जाता है। शेडिंग रिंग्स को 90 डिग्री वोल्टेज से ठीक 90 डिग्री पीछे रखा जाता है शेडिंग रिंग्स को। 6ठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि वाट मीटर की प्रेशर कॉइल को सप्लाई साइड पर जोड़ा जाए, यदि वाट मीटर की प्रेशर कॉइल को सप्लाई साइड पर जोड़ा जाए तो वाट मीटर क्या मापेगा। तो यदि वाट मीटर की प्रेशर कॉइल को सप्लाई साइड पर जोड़ा जाता है तो वाट मीटर क्या मापेगा, तो क्या मापता है वाट मीटर क्या मापेगा, तो ये लोड प्लस करंट कॉइल पर होने वाली हानि को मापता है। लोड पावर प्लस कॉइल पर होने वाले हानि, ये क्या मापेगा, तो लोड नापेगा और प्लस कॉइल की हानि नापता, कॉइल की लॉस नापेगा। तो वाट मीटर का प्रेशर कॉइल को सप्लाई साइड पर जोड़ा जाए। सप्लाई साइड पर वाट मीटर किसको जोड़ा है, वाट मीटर के प्रेशर कॉइल को जोड़ा है। तो वाट मीटर क्या मापेगा, तो लोड और कॉइल पर हानि को मापेगा, लोड और कॉइल की हानि को मापेगा। नेक्स्ट है 3 फेज वाट मीटर में 2 अलग अलग तत्वों का उपयोग करके कुल शक्ति किसे मापी जाती है। 3 फेज वाट मीटर में 2 अलग अलग तत्वों का उपयोग करके कुल शक्ति कैसे मापी जाती है, तो कुल शक्ति दोनों तत्वों के टॉर्क के योग के द्वारा मापी जाती है।
3 फेज के वाट मीटर है। दो अलग अलग तत्वों का उपयोग करके कुल शक्ति कैसे मापी जाती है? तो दोनों तत्वों के टॉर्क के योग के द्वारा, दोनों तत्वों के टॉर्क के योग के द्वारा मापी जाती है कुल शक्ति। नेक्स्ट है 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वाट मीटर में विक्षेपण किसके समानुपाती होता है? तो वाट मीटर किसके विक्षेपण के समानुपाती होता है? तो V और I के होता है। V और I का क्या रहता है? तो समानुपाती होता है। V और I के समानुपाती होता है। वाट मीटर का विक्षेपण समानुपाती होता है किसका? V और I का। इंडक्शन प्रकार की वाट मीटर का उपयोग किस पर किया जाता है? इंडक्शन प्रकार के वाट मीटर को वाट मीटर का उपयोग किस पर किया जाता है? तो इंडक्शन प्रकार के वाट मीटर का उपयोग किस पर किया जाता है? तो ये किया जाता है एसी, केवल एसी के सप्लाई पर। इंडक्शन प्रकार के वाट मीटर का उपयोग किस पर किया जाता है? तो इंडक्शन प्रकार के वाट मीटर का उपयोग एसी सप्लाई पर किया जाता है, एसी सप्लाई पर। नेक्स्ट है 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वाट मीटर को प्रेशर कॉइल को प्रकृति कैसी होती है? तो ये उच्च प्रेरकीय होती है। वाट मीटर की प्रेशर कॉइल की प्रकृति कैसी होती है? तो उच्च प्रेरकीय होती है। वाट मीटर की प्रेशर कॉइल की प्रकृति कैसी होती है? तो उच्च प्रेरकीय होता है। वाट मीटर की प्रेशर कॉइल कैसी होती है? तो उच्च प्रेरकीय होती है। वाट मीटर की प्रेशर कॉइल कैसी होती है? तो उच्च प्रेरकीय यानी हाईली इंडक्टिव होती है। 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कौन से कथन सत्य हैं? तो सत्य कथन को चुनना है, ठीक है। करंट कॉइल लोड करंट को वहन करती है। करंट कॉइल किसका वहन करती है? लोड करंट को। करंट कॉइल लोड समानांतर का जोड़ा होता है। प्रेशर कॉइल लोड श्रेणी के कम जोड़ा होता है। प्रेशर कॉइल लोड करंट का में वहन करते हैं। तो 11 किसी कह रहा है करंट कॉइल लोड करंट को वहन करती है। करंट कॉइल लोड करंट को वहन करती है, 11 के सी कहती है। नेक्स्ट है ब्रेक मैग्नेट का कार्य क्या होता है? तो ब्रेक मैग्नेट का कार्य होता है डिस्क गति को नियंत्रित करना। ब्रेक मैग्नेट का क्या कार्य होता है? तो डिस्क गति को नियंत्रित करती है ब्रेक मैग्नेट। ब्रेक मैग्नेट क्या करती है? तो डिस्क गति को नियंत्रित करती है ब्रेक मैग्नेट। और 13 नंबर कह रहा है कि 3 फेज शक्ति मापन की 2 वाट मीटर विधि में यदि पावर फैक्टर 0.5 है तो वाट मीटर की रीडिंग क्या होगा? तो 0 हो जाएगा। 3 फेज शक्ति मापन की 2 वाट मीटर विधि में पावर फैक्टर 0.5 है तो वाट मीटर की रीडिंग क्या होगा? तो 2 वाट मीटर विधि में पावर फैक्टर 0.5 है तो इसका वाट मीटर का रीडिंग 0.5 फैक्टर है तो कितना वाट मीटर रीडिंग दिखाएगा? 0 दिखाएगा। कितना? 0 दिखाएगा। नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि वाट मीटर में MLCV टर्मिनल है। MLCV टर्मिनल है तो C और V के बीच क्या जुड़ा होगा? तो MLCV टर्मिनल तो C और V के बीच में क्या जुड़ेगा? तो इसमें जुड़ता है प्रेशर कॉइल जुड़ेगा। वाट मीटर में MLCV टर्मिनल होते हैं और C और V के बीच में प्रेशर कॉइल जुड़ेगा, प्रेशर कॉइल। नेक्स्ट है एक समान शाफ्ट पर 2 लगे तत्वों के 3 फेज वाले वाट मीटर में विक्षेपण बल कैसे कार्य करता है? तो विक्षेपण बल कैसे कार्य करेगा? तो दोनों तत्वों के टॉर्क को जुड़ जाता है। एक समान शाफ्ट पर 2 तत्व होते हैं। एक समान शाफ्ट पर लगे 2 तत्व वाले 3 फेज वाट मीटर में विक्षेपण बल कैसे कार्य करता है? 3 फेज वाट मीटर में विक्षेपण बल कैसे कार्य करेगा? तो दोनों तत्वों का टॉर्क जुड़कर काम करता है। दोनों तत्वों के टॉर्क जुड़कर काम करता है। नेक्स्ट है 16 नंबर क्वेश्चन करा कि वाट मीटर में प्रेशर कॉइल सर्किट में श्रेणी प्रतिरोध का उद्देश्य क्या होता है? तो वाट मीटर के प्रेशर कॉइल सर्किट में श्रेणी प्रतिरोध का उद्देश्य क्या होगा? तो इसका उद्देश्य होता है वोल्टेज ड्रॉप बढ़ाना और कॉइल को जलने से बचाना। वोल्टेज ड्रॉप को बढ़ाता है और कॉइल जलने से बचाता है। कौन? प्रेशर कॉइल सर्किट में श्रेणी प्रतिरोध का उद्देश्य क्या होता है? तो वोल्टेज ड्रॉप को बढ़ाता है और कॉइल को जलने से बचाता है। वाट मीटर के प्रेशर कॉइल सर्किट में श्रेणी प्रतिरोध का क्या उद्देश्य होता है? तो वोल्टेज ड्रॉप को बढ़ाता है और कॉइल को जलने से बचाता है। श्रेणी प्रतिरोध का उद्देश्य प्रेशर कॉइल सर्किट में श्रेणी प्रतिरोध का क्या उद्देश्य होता है? तो वोल्टेज ड्रॉप को बढ़ाता है और कॉइल जलने से बचाता है, श्रेणी प्रतिरोध बचाता है। नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से वाट मीटर का एक प्रकार नहीं है। तो वाट मीटर का एक प्रकार कौन नहीं है? तो ये इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर ये प्रकार है, इंडक्शन प्रकार है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रकार है। लेकिन वाट मीटर का मूविंग आयरन एमीटर प्रकार नहीं होता। मूविंग आयरन एमीटर प्रकार नहीं होता है। डाई इलेक्ट्रोमीटर होता है, इंडक्शन मोटर होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक मोटर होता है। ये डी नहीं होता है, 17 का डी नहीं होता है। मूविंग आयरन मीटर प्रकार नहीं होता है। नेक्स्ट है 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा
18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वाट मीटर का प्रेशर कॉइल पतले तार और अधिक टर्न की बनी होती है। जो वाट मीटर का प्रेशर कॉइल होता है जो पतला तार और अधिक टर्न की बनी होती है, ये बात क्या है? तो ये बात सही है। तो वाट मीटर का प्रेशर कॉइल पतले तार और अधिक टर्न होता है। वाट मीटर में प्रेशर कॉइल कितना पतला तार और अधिक टर्न होता है, ये बात सही है। करंट कॉइल में मोटे तार और कम टर्न की बनी होती है। जो करंट कॉइल क्या होता है, मोटा तार का बना होता है और कम कम इसमें टर्न होता है, तो ये भी सही है। करंट कॉइल में मोटे तार और कम टर्न की बनी होती है और प्रेशर कॉइल में पतले तार और अधिक टर्न का बने हुए होते हैं। तो इसका राइट आंसर 18 के सी हो जाएगा, ए और बी दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 19 नंबर क्वेश्चन करा संतुलित है और 3 फेज लोड शक्ति मापने के लिए कम से कम कितने वाट मीटर की आवश्यकता है? 3 फेज लोड की शक्ति मापने के लिए 3 फेज लोड की शक्ति मापने के लिए कम से कम कितने वाट मीटर की आवश्यकता होती है? तो ये एक होती है किसकी? 1 वाट मीटर की आवश्यकता होती है 3 फेज लोड की शक्ति मापने के लिए। 3 फेज लोड की शक्ति मापने के लिए कम से कम कितने वाट मीटर की आवश्यकता होती है? तो 1 वाट मीटर की शक्ति है जो 3 फेज लोड को माप सकती है। 1 वाट मीटर है जो 3 फेज लोड की शक्ति को माप सकती है। नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा कि वाट मीटर में स्केल पर पॉइंटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? वाट मीटर में स्केल पर पॉइंटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो उपयोग किया जाता है विक्षेपित मान को दर्शाने के लिए किया जाता है पॉइंटर का उपयोग। वाट मीटर के स्केल पर पॉइंटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? विक्षेपित मान को दर्शाने के लिए किया जाता है। वाट मीटर के स्केल पर पॉइंटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? विक्षेपित मान को दर्शाने के लिए होता है। वाट मीटर के स्केल पर पॉइंटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो विक्षेपित मान को दर्शाने के लिए किया जाता है, पॉइंटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डिजिटल वाट मीटर में वोल्टेज और करंट को मापने के लिए डेटा को प्रोसेस करने हेतु किस मुख्य घटक का उपयोग किया जाता है? तो डिजिटल वाट मीटर में वोल्टेज और करंट को मापने के लिए डेटा को प्रोसेस करने हेतु किस मुख्य घटक का प्रयोग करेगी? तो ये करती है माइक्रो कंट्रोलर चिप का प्रयोग करेगा। वोल्टेज और करंट मापने के लिए डेटा प्रोसेस करने के हेतु किसका घटक का उपयोग करेगा? तो माइक्रो कंट्रोलर चिप का उपयोग करती है वोल्टेज और करंट को मापने के लिए और डेटा प्रोसेस करती है। वोल्टेज और करंट को मापने के लिए डेटा प्रोसेस करने में यूज किसका करती है? तो माइक्रो कंट्रोलर चिप का प्रयोग करेगा। नेक्स्ट है 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि डिजिटल वाट मीटर में डिस्प्ले के लिए आमतौर पर किसका उपयोग किया जाता है? तो डिजिटल वाट मीटर में डिस्प्ले के लिए आमतौर पर किसका प्रयोग करेगी? तो ये करती है LCD डिस्प्ले का प्रयोग करेगा। डिजिटल वाट मीटर में डिस्प्ले के लिए आमतौर पर किसका उपयोग किया जाता है? तो LCD डिस्प्ले का प्रयोग करती है। डिजिटल वाट मीटर में डिस्प्ले के लिए आमतौर पर किसका उपयोग करती है? तो LCD डिस्प्ले करती है। डिस्प्ले के लिए LCD डिस्प्ले का उपयोग करती है डिजिटल वाट मीटर में। डिजिटल वाट मीटर में LCD डिस्प्ले रहता है। 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि ऊर्जा मीटर द्वारा मापी जाने वाली ऊर्जा इकाई क्या होती है? तो ऊर्जा मीटर यानी एनर्जी मीटर द्वारा मापी जाने वाली ऊर्जा की इकाई क्या होती है? तो एनर्जी मीटर का इकाई क्या हो जाएगा? तो 23 नंबर का क्या हो जाएगा? तो एनर्जी मीटर मापा जाता है किससे? किलोवाट घंटा के द्वारा ऊर्जा मीटर को मापा जाता है। किलोवाट घंटा के द्वारा मापा जाता है, किलोवाट घंटा। नेक्स्ट है 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है इंडक्शन प्रकार को ऊर्जा मीटर में विभव कुंडली की क्या विशेषता होती है? तो इंडक्शन प्रकार की एनर्जी मीटर में विभव कुंडली का क्या विशेषता होती है? तो इसका विशेषता होता है अधिक टर्न और पतला तार। विभव कुंडली की क्या विशेषता होती है? तो एनर्जी मीटर में तो अधिक टर्न होता है और पतला तार होता है। अधिक टर्न होगा, पतला तार होगा, विभव कुंडली की यही विशेषता है एनर्जी मीटर में। एनर्जी मीटर में विभव कुंडली की क्या विशेषता होती है? तो अधिक टर्न और पतला तार, अधिक टर्न और पतला तार। नेक्स्ट है 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है और 25 में कह रहा है क्या? तो इसमें है जो ये एकीकृत प्रकार के होते हैं एनर्जी मीटर के बारे में दिया गया। ऊर्जा मीटर के संबंध में कथनों पर विचार करना, तो एकीकृत प्रकार का यंत्र है, तो ये सही है। इंटीग्रेटिंग टाइप का है एनर्जी मीटर। यह शक्ति का तत्कालिक खपत को दर्शाता है। तत्कालिक खपत को एनर्जी मीटर नहीं दर्शाता। तत्कालिक खपत को एनर्जी मीटर नहीं दर्शाता। यह इंटीग्रेटेड प्रकार का यंत्र होता है एनर्जी मीटर। तो इसका राइट आंसर ओनली 1 सही हो जाएगा। 25 का क्या हो जाएगा? सी। इसका केवल एक सही हो जाएगा। ये इंटीग्रेटेड सर्किट होता है एनर्जी मीटर और
तत्कालीन खपत को नहीं दर्शाता। नेक्स्ट 26 कह रहा है कि ऊर्जा मीटर में धारा कुंडली को लोड के साथ किस क्रम में जोड़ा जाता है। धारा कुंडली को लोड के साथ किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो ये जोड़ा जाता है किस क्रम में, धारा कुंडली को, तो ये श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किसमें, श्रेणी क्रम में। ऊर्जा मीटर में धारा कुंडली के लोड को किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। धारा कुंडली के लोड को किस क्रम में जोड़ा जाएगा, तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा। ऊर्जा मीटर में धारा कुंडली को किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है धारा कुंडली को। ऊर्जा मीटर में धारा करंट कॉइल को किस क्रम में, तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। नेक्स्ट है एनर्जी मीटर को एल्युमिनियम का डिस्क का क्या कार्य होता है। एल्युमिनियम चक्ति का क्या कार्य होता है, ये चक्ति को ही डिस्क कहा जाता है। तो एनर्जी मीटर यानी ऊर्जा मीटर में एल्युमिनियम चक्ति का क्या कार्य होता है, तो इसका कार्य होता है एक घूर्णन घटक के रूप में कार्य करना। एक घूर्णन घटक के रूप में कार्य करता है एल्युमिनियम की चक्ति, एक घूर्णन घटक के रूप में कार्य करती है एल्युमिनियम की चक्ति करता है। ऊर्जा मीटर की एल्युमिनियम चक्ति का कार्य क्या है, तो एक घूर्णन घटक के रूप में कार्य करती है एल्युमिनियम चक्ति। नेक्स्ट है 28 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि डिजिटल वाट मीटर का उपयोग किस प्रकार के फ्रीक्वेंसी के मापने के लिए किया जाता है। डिजिटल वाट मीटर का उपयोग किस प्रकार के फ्रीक्वेंसी को नापती है डिजिटल वाट मीटर, तो यह मापती है किस प्रकार की फ्रीक्वेंसी, तो रेडियो फ्रीक्वेंसी और ऑडियो फ्रीक्वेंसी की मापती है। रेडियो फ्रीक्वेंसी और ऑडियो फ्रीक्वेंसी को कौन मापती है, डिजिटल वाट मीटर का उपयोग किया जाता है। डिजिटल वाट मीटर में रेडियो फ्रीक्वेंसी और ऑडियो फ्रीक्वेंसी को मापा जाता है डिजिटल वाट मीटर में। नेक्स्ट है 29 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि ऊर्जा मीटर में लौह कोर यानी आयरन कोर का उपयोग क्यों किया जाता है, तो इसमें चुंबकीय फ्लक्स के मार्ग प्रदान करने के लिए किया जाता है। आयरन कोर का प्रयोग किया जाता है ऊर्जा मीटर में। आयरन कोर का प्रयोग ऊर्जा मीटर में किस लिए किया जाता है, चुंबकीय फ्लक्स के मार्ग देने के लिए, चुंबकीय फ्लक्स को मार्ग को प्रदान करने के लिए आयरन कोर का उपयोग किया जाता है एनर्जी मीटर में। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ऊर्जा मीटर में क्रीपिंग की घटना कैसे रोका जाता है। ऊर्जा मीटर में क्रीपिंग की घटना कैसे रोका जाएगा, तो ऊर्जा मीटर में क्रीपिंग की घटना कैसे रोकती है, तो ये रोकती है चक्ति पर, यानी चक्ति पर दो छेदक करके। बाय ड्रिलिंग 2 होल्स इन डिस्क, चक्ति पर क्या करेगा, 2 छेदक कर देगा। चक्ति पर 2 छेदक कर देगा तो क्रीपिंग की घटना रोका जा सकता है। चक्ति डिस्क यानी चक्ति पर क्या करेगा, 2 छेदक कर देगा। 2 छेदक कर देगा तो क्रीपिंग की घटना को रोका जा सकता है। ऊर्जा मीटर में क्रीपिंग की घटना चक्ति पर 2 छेदक को करके किया जा सकता है। तो 30 कड़ी। नेक्स्ट है 31, डिजिटल वाट मीटर में घरेलू उपकरण में किसकी बचत करने में मदद की जाती है। तो डिजिटल वाट मीटर में घरेलू उपकरण में किसकी बचत करने के लिए मदद करती है, तो ये मदद करता है किसका, ऊर्जा और पैसा को, एनर्जी और मनी को क्या बचाती है। डिजिटल वाट मीटर जो घरेलू उपकरण में उपयोग किया जाता है एनर्जी और पैसा को बचाती है। डिजिटल वाट मीटर को घरेलू में किस लिए उपयोग किया जाता है, तो एनर्जी और मनी दोनों बचाता है वाट मीटर। नेक्स्ट है 32 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि ऊर्जा में डिस्क की घूर्णन की चाल किसके समानुपाती होती है। तो ऊर्जा मीटर की डिस्क की घूर्णन की चाल किसके समानुपाती होती है, तो ये समानुपाती होती है परिपथ द्वारा खपत की गई शक्ति। ऊर्जा मीटर की चक्ति डिस्क की घूर्णन चाल किसके समानुपाती होती है, परिपथ द्वारा खपत की गई शक्ति। परिपथ द्वारा खपत की गई शक्ति क्या दर्शाती है, तो ऊर्जा मीटर की डिस्क की घूर्णन चाल किसके समानुपाती होती है, तो परिपथ द्वारा खपत की गई शक्ति। ऊर्जा मीटर में डिस्क की घूर्णन चाल किसके समानुपाती है, तो परिपथ द्वारा खपत की गई शक्ति होती है। चक्ति का घूर्णन काल किसके समानुपाती होगा, तो परिपथ द्वारा खपत की गई शक्ति है जो डिस्क के समानुपाती होती है। परिपथ द्वारा खपत की गई शक्ति डिस्क के समानुपाती होती है। नेक्स्ट है 33 नंबर क्वेश्चन। 33 कह रहा है कि एकीकृत यानी इंटीग्रेटेड इंस्ट्रूमेंट जैसे ऊर्जा मीटर का मुख्य कार्य क्या होता है, तो ये एक निश्चित अवधि में कुल ऊर्जा को पंजीकृत करती है। इंटीग्रेटेड सर्किट क्या करती है, तो एकीकृत यंत्र जैसे ऊर्जा मीटर का मुख्य कार्य क्या होती है, तो एक निश्चित अवधि में कुल ऊर्जा को क्या करती है, पंजीकृत करती है। इंटीग्रेटेड इंस्ट्रूमेंट क्या करती है, तो एनर्जी की निश्चित अवधि में कुल ऊर्जा को पंजीकृत करती है। निश्चित अवधि में कुल ऊर्जा को पंजीकृत कौन करती है, तो इंटीग्रेटेड इंस्ट्रूमेंट का एकीकृत यंत्र है जो ऊर्जा मीटर का मुख्य कार्य क्या करती है, तो एक निश्चित अवधि में कुल ऊर्जा को पंजीकृत करती है।
एक निश्चित अवधि में कुल ऊर्जा को पंजीकृत क्या करती है, इंटीग्रेटेड इंस्ट्रूमेंट करती है, एक निश्चित कुल ऊर्जा में पंजीकृत करती है। नेक्स्ट है 34 नंबर क्वेश्चन। 34 में कह रहा है कि इंडक्शन प्रकार के ऊर्जा मीटर में, इंडक्शन प्रकार के ऊर्जा मीटर में ब्रेक मैग्नेट की स्थिति क्या होती है। तो ब्रेक मैग्नेट की स्थिति क्या होगी, तो इसका स्थिति होती है एल्युमिनियम डिस्क के किनारे पर होती है। इंडक्शन प्रकार के एनर्जी मीटर में, इंडक्शन प्रकार के एनर्जी मीटर में ब्रेक मैग्नेट का स्थिति क्या होगी, तो एल्युमिनियम डिस्क के किनारे पर होती है। एल्युमिनियम डिस्क के किनारे पर कौन होता है, तो ब्रेक मैग्नेट होता है, जो एनर्जी मीटर में यूज किया जाता है ब्रेक मैग्नेट। और एल्युमिनियम डिस्क के किनारे पर स्थित होती है ब्रेक मैग्नेट, एल्युमिनियम डिस्क के किनारे पर। नेक्स्ट है 35 नंबर। कह रहा है कि डिजिटल वाट मीटर है जो कन्वर्टर का कार्य क्या है, तो कन्वर्टर का क्या कार्य होता है डिजिटल वाट मीटर में। तो डिजिटल वाट मीटर में कन्वर्टर का क्या कार्य करेगी, तो एसी को डीसी में बदलती है। कन्वर्टर क्या करती है, तो एसी को डीसी में चेंज कर देगा कन्वर्टर। नेक्स्ट है 36 नंबर। 36 नंबर कह रहा है कि कथन में कह रहा है कि ऊर्जा मीटर में विभव कुंडली के अत्यधिक प्रेरक यानी हाईली इंडक्टिव बनाई जाती है। ऊर्जा मीटर में विभव कुंडली अत्यधिक हाईली इंडक्टिव बनाई जाती है 36। तो ऊर्जा मीटर विभव कुंडली है जो अत्यधिक यानी हाईली इंडक्टिव बनाई जाती है ऊर्जा मीटर, यानी एनर्जी मीटर में विभव कुंडली अत्यधिक प्रेरकीय बनाई जाती है। इस बात सही है, ये बात क्या है, तो ऊर्जा मीटर में विभव कुंडली अत्यधिक प्रेरकीय रूप में बनाई जाती है। और नेक्स्ट है, और धारा कुंडली को बहुत पतले तार से बनाया जाता है। धारा कुंडली बहुत पतले तार होते हैं और टर्न की संख्या क्या होती है, अधिक होती है, जिसके कारण ये भी क्या हो गया, तो धारा कुंडली बहुत पतले तार से बनाई जाती है, सही हो जाएगा। तो ए और बी दोनों सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये इसका राइट आंसर ए और बी। अरे यार 36 का ये सही है। ऊर्जा मीटर में विभव कुंडली अत्यधिक प्रेरकीय होते हैं, तो ये बात सही है। धारा कुंडली में बहुत पतले तार होते हैं, ये गलत है, ठीक है ना। धारा कुंडली में बहुत पतले तार नहीं होते, तो ए सही बी गलत हो जाएगा, ए सही और बी गलत। नेक्स्ट है 37 कह रहा है कि सिग्नल फेज ऊर्जा मीटर में पोटेंशियल कॉइल सप्लाई के साथ कैसे जुड़ती है। तो सिंगल फेज का ऊर्जा मीटर में पोटेंशियल कॉइल सप्लाई के साथ कैसे जुड़ती है। सिंगल फेज ऊर्जा मीटर में पोटेंशियल कॉइल है जो सप्लाई के साथ कैसे जुड़ती है, तो ये जुड़ती है कि किसके द्वारा, तो ये जुड़ती है फेज और न्यूट्रल के आर पार यानी समानांतर के द्वारा। फेज और न्यूट्रल के आर पार यानी समानांतर के द्वारा पोटेंशियल कॉइल से जुड़ती है। फेज और न्यूट्रल के आर पार समानांतर के द्वारा जुड़ती है। सिंगल फेज ऊर्जा मीटर में पोटेंशियल कॉइल सप्लाई के साथ कैसे जुड़ती है, तो फेज और न्यूट्रल के आर पार से। नेक्स्ट 38 नंबर कर है कि ऊर्जा मीटर के रजिस्टरिंग मैकेनिज्म का मुख्य हिस्सा क्या है। तो एनर्जी मीटर के रजिस्टरिंग मैकेनिज्म का मुख्य हिस्सा क्या होता है, तो इसका मुख्य हिस्सा होता है गियर ट्रेन और काउंटर्स। गियर ट्रेन और काउंटर्स क्या करता है, तो एनर्जी मीटर में रजिस्टरिंग मैकेनिज्म के रूप में मुख्य कार्य करता है। मुख्य हिस्सा होता है गियर ट्रेन और काउंटर्स होता है रजिस्टरिंग मैकेनिज्म में मुख्य हिस्सा कौन कौन होता है रजिस्टरिंग मैकेनिज्म का, गियर ट्रेन और काउंटर्स होता है। गियर ट्रेन और काउंटर रजिस्टरिंग मैकेनिज्म होता है। नेक्स्ट है 39 नंबर कर रहा है कि डिजिटल वाट मीटर का कौन सा ब्लॉक वोल्टेज को स्टेप डाउन करने का कार्य करता है। तो स्टेप डाउन कौन सा ब्लॉक है जो वोल्टेज को स्टेप डाउन करने के लिए कार्य किया जाता है। तो वोल्टेज को स्टेप डाउन करेगा कौन, तो स्टेप डाउन करता है वोल्टेज मैनेजमेंट ब्लॉक। वोल्टेज मेजरमेंट ब्लॉक क्या करती है, तो ब्लॉक वोल्टेज को स्टेप डाउन करती है। ब्लॉक वोल्टेज को स्टेप डाउन कौन करेगा, तो वोल्टेज मेजरमेंट ब्लॉक करता है। ब्लॉक वोल्टेज के स्टेप डाउन कौन करेगा, तो वोल्टेज मेजरमेंट ब्लॉक करेगा, वोल्टेज मेजरमेंट ब्लॉक। नेक्स्ट है 40 नंबर कर रहा है कि यदि ऊर्जा मीटर की डिस्क बिना किसी लोड के धीरे धीरे घूम रहा है, वो डिस्क क्या कर रहा है, धीरे धीरे घूम रहा है वो एनर्जी मीटर में, तो इसका त्रुटि को क्या कहा जाएगा, तो इसे का त्रुटि को क्या कहा जाता है, तो क्रीपिंग त्रुटि कहा जाता है। यदि एनर्जी मीटर में डिस्क है जो यानी चकती है जो धीरे धीरे बिना किसी लोड के धीरे धीरे घूम रहा है, तो इसका त्रुटि को क्रीपिंग त्रुटि कहा जाता है। डिस्क की त्रुटि को क्रीपिंग त्रुटि कहा जाता है।
नेक्स्ट है 41 नंबर का रहा है एनर्जी मीटर में स्पिंडल के सिरों पर किस धातु की धुरी लगी होती। तो स्पिंडल के सिरों पर किस धातु की धुरी लगी होती, तो ये दृढ़ स्टील यानी हार्डनेस स्टील लगी होती है। स्पिंडल के सिरों पर किस धातु की धुरी लगी होती है, स्पिंडल के सिरों पर किस धातु की धुरी लगी होती है, तो हार्डनेस स्टील का लगा हुआ होता है। स्पिंडल के सिरों पर धातु की धुरी स्पिंडल के सिरों पर कैसे धुरी लगी होती, कैसा, तो ये हार्डनेस यानी दृढ़ स्टील लगी होती है स्पिंडल के सिरों पर। नेक्स्ट है 42 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि ऊर्जा मीटर की कार्य प्रणाली के दौरान भंवर दरारें किसमें प्रेरित होती है। तो ऊर्जा मीटर की कार्य प्रणाली के दौरान भंवर दरारें किसमें प्रेरित होगी, तो ये प्रेरित होगा एल्युमिनियम की चकती में प्रेरित होता है भंवर दरारें। एल्युमिनियम डिस्क पर क्या होती हैं, तो एनर्जी मीटर के जो भंवर दरारें होती है किसमें प्रेरित यानी इंडक्शन करेगी, तो एल्युमिनियम के डिस्क पर भंवर दरारें क्या करती है, प्रेरित करती है एल्युमिनियम की डिस्क पर भंवर दरारें। नेक्स्ट है 43 नंबर कह रहा है कि स्पर्ण त्रुटि यानी क्रीपिंग एरर का मुख्य कारण क्या होता है। तो क्रीपिंग यानी स्पर्ण त्रुटि का मुख्य कारण क्या होगा, तो इसका मुख्य त्रुटि होता है इसका घर्षण का अति भरपाई होता है यानी ओवर कंपेंसेशन ऑफ फ्रिक्शन। ओवर कंपेंसेशन ऑफ फ्रिक्शन यानी घर्षण की अति भरपाई के कारण स्पर्ण त्रुटि होती है। घर्षण की अति भरपाई यानी अधिक मात्रा में घर्षण हो रहा है जिसके कारण क्या हो जाती है, तो स्पर्ण त्रुटि यानी क्रीपिंग एरर हो जाती है। नेक्स्ट है 44 नंबर कर रहा है कि एनर्जी मीटर में क्रीपिंग यानी स्पर्ण को रोकने के लिए चकती पर दो छेद कैसे बनाए जाते हैं। स्पर्ण एनर्जी मीटर में जो क्रीपिंग स्पर्ण को रोकने के लिए चकती पर दो छेद कैसे बनाया जाता है। क्रीपिंग को रोकने के लिए एनर्जी मीटर में चकती यानी डिस्क पर दो छेद कैसे किया जाता है, तो ये किया जाता है, ये कैसे किया जाता है, तो ये किया जाता है व्यास के विपरीत के रूप में। किसका, व्यास के विपरीत के रूप में किया जाता है। करें ऊर्जा मीटर में जो स्पर्ण को यानी क्रीपिंग को रोकने के लिए चकती पर दो छेद कैसे किया जाता है, तो चकती के तो व्यास के विपरीत किया जाता है। मान लीजिए ये व्यास है तो इसका एक यहाँ करेंगे और एक यहाँ पर करेंगे। जो एल्युमिनियम का चकती होगा जो दो छेद काम करेंगे तो व्यास के विपरीत दिशा में करेंगे, व्यास के विपरीत दिशा में। नेक्स्ट है 45 नंबर में कह रहा है कि डिजिटल एनर्जी मीटर में एडीसी का पूर्ण नाम क्या है। तो एडीसी का पूर्ण नाम क्या है डिजिटल एनर्जी मीटर में, तो इसका पूर्ण नाम एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर होता है। एडीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर होता है एडीसी का पूर्ण रूप होता है। नेक्स्ट है 46 नंबर कह रहा है 46 में कह रहा है कि डिजिटल एनर्जी मीटर में डेटा प्रोसेसिंग के लिए उपयोग किए जाने वाला पीआईसी का अर्थ क्या होता है। तो डिजिटल एनर्जी मीटर में पीआईसी का अर्थ क्या होता है, तो पेरिफेरल इंटरफेस कंट्रोलर कहलाता है। पीआईसी क्या कहलाता है, पेरिफेरल इंटरफेस कंट्रोल कहलाता है। पीआईसी का क्या अर्थ होता है, तो पेरिफेरल इंटरफेस कंट्रोलर होता है। डिजिटल एनर्जी मीटर में डेटा प्रोसेसिंग के लिए उपयोग किए जाने वाला पीआईसी का क्या अर्थ होता है, तो इसका अर्थ होता है पेरिफेरल इंटरफेस कंट्रोलर होता है। पेरिफेरल इंटरफेस कंट्रोलर होता है पीआईसी का फुल फॉर्म, पेरिफेरल इंटरफेस कंट्रोल होता है। नेक्स्ट है 47 डिजिटल एनर्जी मीटर की गणना के लिए पीआईसी का प्रोग्राम क्या होता है। पेरिफेरल इंटरफेस कंट्रोल का प्रोग्राम का किस भाषा में होती है। पीआईसी का प्रोग्रामिंग भाषा क्या होता है, तो इसका भाषा होता है सी लैंग्वेज होता है। पेरिफेरल इंटरफेस कंट्रोल का मुख्य भाषा क्या होता है, तो सी भाषा होता है पेरिफेरल इंटरफेस कंट्रोल, इसका भाषा सी लैंग्वेज होता है। नेक्स्ट है 48 नंबर करा इलेक्ट्रॉनिक जो डिजिटल ऊर्जा मीटर है, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल ऊर्जा मीटर का मुख्य लाभ क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल मीटर का मुख्य लाभ क्या होगा, तो इसका मुख्य लाभ हो जाता है यह सस्ता होता है। क्या होगा, तो इसमें कोई गतिमान भाग नहीं होता है, इसमें कोई गतिमान भाग नहीं होता है। ऊर्जा मीटर का मुख्य लाभ यही है कि इसका कोई मूविंग पार्ट्स नहीं होता है डिजिटल मीटर का।
डिजिटल मीटर का मुख्य लाभ क्या होता है? तो इसका कोई मूविंग पार्ट नहीं होता, गतिमान भाग नहीं होता इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल मीटर का। इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी मीटर का कोई गतिमान भाग नहीं होता। नेक्स्ट है 49 नंबर कर रहा है कि डिजिटल एनर्जी मीटर में वोल्टेज सेंसर का क्या कार्य होता है? वोल्टेज सेंसर का क्या कार्य होगा डिजिटल एनर्जी मीटर में? डिजिटल एनर्जी मीटर में वोल्टेज सेंसर का क्या कार्य होगा? तो इसका मुख्य कार्य को होगा तो वोल्टेज को स्टेप डाउन करना। वोल्टेज सेंसर क्या करता है? तो वोल्टेज को स्टेप डाउन करता है। डिजिटल एनर्जी मीटर में वोल्टेज सेंसर का क्या कार्य होता है? तो वोल्टेज को स्टेप डाउन करेगा। वोल्टेज सेंसर का क्या कार्य? तो वोल्टेज को स्टेप डाउन करेगा डिजिटल एनर्जी मीटर। 50 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। 50 नंबर में कह रहा है कि डिजिटल ऊर्जा मीटर और मैकेनिकल मीटर की तुलना में अधिक सटीक होता है। तो डिजिटल एनर्जी मीटर क्या करता है? मैकेनिकल मीटर की तुलना में अधिक सटीक होता है। तो ये बात सही, इलेक्ट्रोमैकेनिकल से बढ़िया है डिजिटल एनर्जी मीटर, ठीक है। और डिजिटल मीटर घर्षण संबंधी दोष नहीं होते हैं इसमें। डिजिटल मीटर में क्या होता है? तो कोई घर्षण नहीं होता, ये बात सही है। तो ये क्या हो जाएगा? सही है। तो ए और बी दोनों क्या हो जाएंगे? सही। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 50 का। नेक्स्ट है ऊर्जा मीटर में बार्म गियर किसके साथ जुड़ा होता है? ऊर्जा मीटर में जो एनर्जी मीटर में बार्म गियर किसके साथ जुड़ा होता है? तो ये जुड़ा होता है किसके साथ? तो स्पिंडल के साथ जुड़ा होता है बार्म गियर। एनर्जी मीटर में बार्म गियर किसके साथ जुड़ा होता है? तो स्पिंडल के साथ जुड़ा होता है बार्म गियर, स्पिंडल के साथ। नेक्स्ट है 52 नंबर कर रहा है कि सिग्नल कंडीशनर का उपयोग डिजिटल मीटर में क्यों किया जाता है? सिग्नल कंडीशनर का उपयोग डिजिटल मीटर में क्यों किया जाता है? तो इसका उपयोग किस लिए किया जाता है? तो सेंसर से प्राप्त सिग्नल को प्रोसेस करने के लिए किया जाता है। सिग्नल कंडीशनर का उपयोग डिजिटल मीटर में क्यों किया जाता है? तो सेंसर से प्राप्त सिग्नल को प्रोसेस करने के लिए किया जाता है। सेंसर से प्राप्त सिग्नल को प्रोसेस करने के लिए सिग्नल कंडीशनर का उपयोग डिजिटल मीटर में किया जाता है। सिग्नल कंडीशनर का उपयोग डिजिटल मीटर में क्यों किया जाता है? तो सिग्नल को प्रोसेस, सेंसर से प्राप्त सिग्नल को क्या करेगा? प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करता है सिग्नल कंडीशनर। नेक्स्ट है 53 करें ऊर्जा मीटर में चकती छेद करने से सरपन कैसे रुकता है? ऊर्जा मीटर में जो डिस्क होता है उस पर छेद करने से सरपन कैसे रुकता है? तो सरपन यानी क्रीपिंग को कैसे रोका जाता है डिस्क पर? तो क्रीपिंग को कैसे रोकेगा? तो डिस्क की घूर्णन केवल अर्धचक्र तक सीमित हो जाता है। डिस्क का घूर्णन केवल अर्धचक्र तक सीमित हो जाता है। डिस्क में छेद करने से सरपन कैसे रुकता है? तो डिस्क का घूर्णन केवल अर्धचक्र तक सीमित होता है। जो डिस्क पर छेद करता है तो उसके द्वारा क्रीपिंग को कैसे रुकता है? तो डिस्क का घूर्णन केवल अर्धचक्र तक सीमित होता है, इसलिए रुक जाता है। छेद करने से सरपन रुक जाता है किसके कारण? तो अर्धचक्र तक सीमित होता है। डिस्क का घूर्णन केवल अर्धचक्र तक सीमित होता है छेद करने के बाद। नेक्स्ट है 54 नंबर का डिजिटल एनर्जी मीटर में मापी गई ऊर्जा को स्टोर करने के लिए किसका उपयोग करेगी? तो डिजिटल एनर्जी मीटर में मापी गई ऊर्जा को स्टोर करने के लिए, डिजिटल एनर्जी मीटर में मापी गई ऊर्जा को स्टोर करने के लिए किसका उपयोग करेगी? तो ऊर्जा को स्टोर करने के लिए किसका उपयोग करती है डिजिटल मीटर? डिजिटल एनर्जी मीटर किसका उपयोग करेगा? तो करता है मेमोरी का प्रयोग करेगा। स्टोर करने के लिए मेमोरी का प्रयोग करेगा डिजिटल एनर्जी मीटर। किसका? डिजिटल एनर्जी मीटर जो स्टोर करने के लिए किसका उपयोग करती है? मेमोरी का। नेक्स्ट है 55 करा कि करंट सेंसर डिजिटल ऊर्जा मीटर में किसके द्वारा वोल्टेज को सिग्नल में बदलता है? वोल्टेज को सिग्नल में बदलता है कौन? करंट सेंसर। डिजिटल मीटर में करंट सेंसर है जो धारा को वोल्टेज सिग्नल में बदलती है किसके द्वारा? तो किसके द्वारा बदलेगा? तो ये बदलता है धारा ट्रांसफार्मर यानी करंट ट्रांसफार्मर के द्वारा बदलता है। सीटी करंट सेंसर है जो डिजिटल ऊर्जा मीटर में, करंट सेंसर है जो डिजिटल ऊर्जा में मीटर में किसके द्वारा धारा को वोल्टेज सिग्नल में बदलती है? तो करंट ट्रांसफार्मर के द्वारा बदलता है। डिजिटल ऊर्जा मीटर में धारा को वोल्टेज में सिग्नल में बदलता है करंट ट्रांसफार्मर बदलता है। कौन बदलता है? करंट ट्रांसफार्मर बदलता है। करंट ट्रांसफार्मर यानी धारा ट्रांसफार्मर चेंज करता है धारा को वोल्ट मीटर में, धारा को किस में बदलता है? वोल्टेज में बदलता है करंट ट्रांसफार्मर।
नेक्स्ट है 56 नंबर का, इलेक्ट्रोमैकेनिकल में ऊर्जा मीटर में डिस्क की गति को कौन नियंत्रित करती है? तो इलेक्ट्रोमैकेनिकल ऊर्जा में मीटर में डिस्क की गति को कौन नियंत्रित करता है? तो नियंत्रित करेगा अस्थायी चुंबक, यानी परमानेंट मैग्नेट क्या करती है? तो ऊर्जा मीटर में डिस्क की गति को नियंत्रित करती है। ऊर्जा मीटर में डिस्क की गति कौन नियंत्रित करती है? तो अस्थायी चुंबक करती है। ऊर्जा मीटर में डिस्क की गति को नियंत्रित कौन करेगा? तो अस्थायी चुंबक है जो डिस्क की गति को नियंत्रित करती है, अस्थायी चुंबक। नेक्स्ट है डिजिटल मीटर में एलसीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है एलसीडी का फुल फॉर्म। नेक्स्ट है डिजिटल एनर्जी मीटर में कंपोर्ट का क्या उद्देश्य होता है? डिजिटल एनर्जी मीटर में कंपोर्ट का क्या उद्देश्य होता है? तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो बाहरी उपकरणों के साथ डेटा के संचार के लिए होता है। बाहरी उपकरणों के साथ डेटा के संचार के लिए कंपोर्ट का उद्देश्य होता है। कंपोर्ट का क्या उद्देश्य होता है? तो बाहरी उपकरणों के साथ डेटा के संचार के लिए होता है। कंपोर्ट का क्या उद्देश्य होता है? तो बाहरी उपकरणों के साथ डेटा के संचार के लिए कंपोर्ट का मुख्य उद्देश्य होता है। और ये सेट 3 खत्म हो गया और बाकी बच रहा है एक सेट 4। नेक्स्ट है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, सेट 4 है। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का सेट 4 है और इसमें सेट 4 में दिया गया पहला क्वेश्चन करा है कि डिजिटल एनर्जी मीटर में एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में बदलने के लिए एनालॉग सिग्नल को डिजिटल मीटर बदलने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल मीटर में बदलने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? तो इसका प्रयोग किया जाता है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर को। एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर का प्रयोग करेंगे, यानी एडीसी का प्रयोग किया जाता है एनालॉग को एनर्जी मीटर में एनालॉग सिग्नल को डिजिटल मीटर में बदलता है तो एडीसी बदलता है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर एनालॉग सिग्नल को डिजिटल कन्वर्टर में चेंज करता है। नेक्स्ट है दूसरा नंबर का है कि 3 फेज ऊर्जा मापी। जो 3 फेज ऊर्जा मापी का मुख्य उद्देश्य कितने प्रकार के होते हैं? जो 3 फेज ऊर्जा मापी होते हैं उसका मुख्य कितने प्रकार होते हैं 3 फेज ऊर्जा मापी का? तो इसका 2 प्रकार होते हैं। कितना? 2 प्रकार होते हैं 3 फेज ऊर्जा मापी का, 2 प्रकार होते हैं। नेक्स्ट है डिजिटल एनर्जी मीटर में पीआईसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये पीआईसी का फुल फॉर्म होता है, पीआईसी का क्या होता है? तो फुल फॉर्म तो इसका इसका होता है पेरिफेरल इंटरफेरेंस कंट्रोलर होता है पीआईसी का, जो एनर्जी मीटर में प्रयोग किया जाता है पीआईसी का पेरिफेरल इंटरफेस कंट्रोलर। इसका पीआईसी का फुल फॉर्म होता है पेरिफेरल इंटरफेस कंट्रोलर पीआईसी का फुल फॉर्म होता है। चौथा नंबर कह रहा है कि डिजिटल मीटर में ऊर्जा की किस इकाई में मापा जाता है? डिजिटल मीटर को ऊर्जा की इकाई को किस में मापा जाता है? तो डिजिटल मीटर को ऊर्जा की इकाई मापा जाता है किस में? तो ये मापा जाता है किलोवाट घंटा में होता है। डिजिटल मीटर का किस में मापा जाता है? डिजिटल मीटर का ऊर्जा इकाई किलोवाट घंटा में मापा जाता है डिजिटल मीटर का ऊर्जा इकाई। नेक्स्ट है 5 नंबर कह रहा है कि इलेक्ट्रोमैकेनिकल मीटर की तुलना में डिजिटल मीटर का मुख्य लाभ क्या है? तो इलेक्ट्रोमैकेनिकल मीटर की तुलना में डिजिटल मीटर का मुख्य लाभ क्या हो जाएगा? तो इसका मुख्य लाभ होता है कोई चलायमान भाग नहीं होता, डिजिटल मीटर में कोई मूविंग पार्ट नहीं होता, इसलिए इलेक्ट्रोमैकेनिकल मीटर से बढ़िया है डिजिटल मीटर, इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं होता डिजिटल मीटर में। नेक्स्ट है 3 फेज और 3 तार ऊर्जा मापी में कितने घटक होते हैं? 3 फेज और 3 तार वाले में कितने ऊर्जा मापी का कितना घटक होते हैं? तो ये घटक 2 घटक होते हैं। 3 फेज और 3 तार ऊर्जा मापी में कितने घटक? 2 घटक होते हैं। नेक्स्ट है डिजिटल एनर्जी मीटर। डिजिटल एनर्जी मीटर का प्रोग्रामिंग भाषा क्या होता है? तो सी लैंग्वेज होता है। डिजिटल एनर्जी मीटर का प्रोग्रामिंग भाषा कैसा होता है? सी होता है, सी लैंग्वेज होता है। 8वां नंबर कह रहा है कि वोल्टेज सेंसर के रूप में किसका उपयोग करती है? तो वोल्टेज है जो सेंसर के रूप में किसका उपयोग करेगी? तो ये उपयोग करती है पोटेंशियल डिवाइडर नेटवर्क का। पोटेंशियल डिवाइडर नेटवर्क यूज करती है वोल्टेज सेंसर के रूप में। वोल्टेज सेंसर के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो पोटेंशियल डिवाइडर का उपयोग किया जाता है। वोल्टेज सेंसर में किसका उपयोग करेगी? तो पोटेंशियल डिवाइडर नेटवर्क का। नेक्स्ट है 9वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इंडक्शन प्रकार के 3 फेज मीटर में एल्युमिनियम की शक्ति को घुमाने के लिए आवश्यक है। तो 3 फेज मीटर में जो एल्युमिनियम का डिस्क को घुमाने के लिए आवश्यक क्या होता है? तो इसमें आवश्यक होता है विक्षेपक आघूर्ण, यानी डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या करती है? तो एल्युमिनियम की शक्ति को घुमाती है। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या करती है? तो 3 फेज मीटर में एल्युमिनियम का डिस्क को क्या करती है? घुमाती है। कौन? तो घुमाती है विक्षेपक आघूर्ण घुमाती है। विक्षेपक आघूर्ण यानी डिफ्लेक्टिंग टॉर्क।
नेक्स्ट है 10वां नंबर कर रहा है कि 3 फेज और 4 तार ऊर्जा मापी का उपयोग कहाँ किया जाता है। 3 फेज और 4 तार ऊर्जा मापी का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो ये उपयोग किया जाता है संतुलित और असंतुलित दोनों लोड के लिए, यानी बैलेंस और अनबैलेंस लोड दोनों के लिए किया जाता है। 3 फेज 4 तार ऊर्जा मापी के लिए बैलेंस और अनबैलेंस लोड को दर्शाती है। 3 फेज 4 तार ऊर्जा मापी का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो संतुलित और असंतुलित दोनों लोड के लिए किया जाता है। 3 फेज 4 तार कह रहा है डिजिटल एनर्जी मीटर में डेटा को प्रदर्शित करने के लिए किसका उपयोग करती है, तो डिजिटल एनर्जी मीटर में डेटा को प्रदर्शित करने के लिए डिजिटल एनर्जी मीटर में डेटा को प्रदर्शित करने के लिए किसका उपयोग करेगा, तो किसका प्रयोग करती है, तो ये प्रयोग करेगा एलसीडी का प्रयोग करती है। किसका, एलसीडी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले का। डिजिटल एनर्जी मीटर है जो मीटर में डेटा को प्रदर्शित करने के लिए एलसीडी का उपयोग करती है। डिजिटल एनर्जी मीटर में डेटा को प्रदर्शित कौन करने के लिए किसका उपयोग करेगी, तो डेटा को प्रदर्शित करने के लिए एलसीडी का प्रयोग करती है डिजिटल मीटर में। नेक्स्ट है सिग्नल कंडीशनर का क्या कार्य होता है, तो सिग्नल कंडीशनर का क्या कार्य होगा, तो ये इसका कार्य है इनपुट क्वालिटी में सुधार करता है। सिग्नल कंडीशनर का क्या कार्य होता है, तो इनपुट कंडीशनर का कार्य है। सिग्नल कंडीशनर का क्या कार्य होता है, तो सिग्नल कंडीशनर का कार्य होता है इनपुट क्वालिटी में सुधार करती है। सिग्नल कंडीशनर क्या कार्य है, तो इनपुट क्वालिटी में सुधार करती है। इनपुट क्वालिटी में कंडीशनर सुधार करती है। नेक्स्ट है 13 नंबर कह रहा है कि 2 घटक वाले 3 फेज ऊर्जा मापी किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, तो 2 घटक वाले 3 फेज ऊर्जा मापी किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, तो ये कार्य करते हैं ब्लोंडेल के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। 2 घटक वाले 3 फेज ऊर्जा मापी 2 घटक वाले 3 फेज ऊर्जा मापी किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, तो ब्लोंडेल का सिद्धांत पर कार्य करती है। 2 घटक वाले 3 फेज ऊर्जा मापी 2 घटक वाले 3 फेज ऊर्जा मापी किस सिद्धांत पर, तो ब्लोंडेल के सिद्धांत पर कार्य करती है। 2 घटक वाले 3 फेज ऊर्जा मापी 2 घटक वाले 3 फेज ऊर्जा मापी किस सिद्धांत पर, तो ब्लोंडेल के सिद्धांत पर कार्य करती है। 2 घटक वाले 3 फेज वाले ऊर्जा मापी होते हैं ब्लोंडेल के सिद्धांत पर कार्य करती है। नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि डिजिटल एनर्जी मीटर में करंट सेंसर के रूप में किसका उपयोग करती है, तो डिजिटल एनर्जी मीटर में करंट सेंसर का उपयोग किसका प्रयोग करेगा, तो ये करेगा करंट ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं। करंट सेंसर में किसका उपयोग करेगी, तो करंट ट्रांसफार्मर का प्रयोग करती है करंट सेंसर में डिजिटल एनर्जी मीटर के द्वारा। करंट सेंसर में करंट ट्रांसफार्मर का यूज करता है। नेक्स्ट 15 नंबर कर रहा है कि 3 फेज ऊर्जा मापी में ब्रेक मैग्नेट का क्या कार्य होता है। 3 फेज ऊर्जा मापी में ब्रेक मैग्नेट का क्या कार्य होता है, तो चकती की गति को नियंत्रित करती है। जो एल्युमिनियम के जो डिस्क रहता है उसका चकती की गति यानी डिस्क की गति को नियंत्रित करती है कौन, तो ब्रेक मैग्नेट के द्वारा। 3 फेज ऊर्जा मापी में ब्रेक मैग्नेट का क्या कार्य होती है, तो डिस्क की गति को नियंत्रित करती है ब्रेक मैग्नेट। नेक्स्ट है 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इंडक्शन प्रकार की ऊर्जा मीटर का कौन सा भाग है जो डिस्क की गति को नियंत्रित करती है, तो ये नियंत्रित करती है कौन, तो ये नियंत्रित करता है ये ब्रेक चुंबक। ब्रेक चुंबक डिस्क की गति को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार होती है कौन, ब्रेक चुंबक नियंत्रित करती है। कौन सा भाग डिस्क की गति को नियंत्रित करती है, तो ब्रेक चुंबक करती है। 17 नंबर कह रहा है कि ऊर्जा मीटर को क्रीप त्रुटि का मुख्य कारण क्या होता है, तो ऊर्जा मीटर में क्रीप त्रुटि का क्या कारण होती है, तो घर्षण के लिए अत्यधिक समायोजन। घर्षण के लिए अत्यधिक समायोजन होता है क्रीप त्रुटि का मुख्य कारण। ऊर्जा मीटर में क्रीप त्रुटि का मुख्य कारण क्या होता है, तो घर्षण के लिए अत्यधिक समायोजन होता है क्रीप त्रुटि में। घर्षण के लिए अत्यधिक समायोजन होता है क्रीप त्रुटि में होता है। नेक्स्ट है 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि ऊर्जा मीटर में क्रीपिंग त्रुटि को कैसे रोका जा सकता है, तो ऊर्जा मीटर में क्रीपिंग त्रुटि को कैसे रोकती है, तो डिस्क पर 2 छेद करके रोकती है। क्रीपिंग त्रुटि को कैसे रोका जाता है ऊर्जा मीटर में, तो डिस्क पर 2 छेद करके। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि ऊर्जा मीटर में फेज एंगल त्रुटि का मुख्य रूप से किसके कारण होता है। ऊर्जा मीटर में फेज एंगल त्रुटि ऊर्जा मीटर में फेज एंगल त्रुटि किसके कारण होता है, तो ये किसके कारण होगा, तो ये होता है शंट चुंबक फ्लक्स के अनुचित लैग के द्वारा। 19 का बी हो जाएगा। ऊर्जा मीटर में फेज एंगल की त्रुटि का मुख्य किस कारक के कारण होती है, तो शंट चुंबक फ्लक्स के अनुचित लैग के कारण होती है। इम्प्रॉपर शंट मैग्नेट फ्लक्स लैग के द्वारा होता है। इम्प्रॉपर शंट मैग्नेट फ्लक्स लैग के द्वारा होती है, यानी शंट
चुंबक फ्लक्स के अनुचित प्लग के द्वारा फेज एंगल त्रुटि हो जाती है। ऊर्जा मीटर में फेज एंगल त्रुटि का मुख्य रूप किसके कारण होती है? तो शंट चुंबक फ्लक्स के अनुचित लैग से होती है। शंट चुंबक फ्लक्स के अनुचित लैग से होती है। नेक्स्ट है 20 नंबर कह रहा है कि ऊर्जा मीटर में लैग का समायोजन को किस नाम से जाना जाता है? लैग को, ऊर्जा मीटर में लैग को समायोजन को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है लैग को किस नाम से? ऊर्जा मीटर में लैग का समायोजन किस रूप में किया जाता है? समायोजन का किस नाम है? तो 20 का कितना दे रहा है आंसर? तो 20 का सी हो जाएगा, निम्न शक्ति गुणांक। 20 का हो जाएगा निम्न शक्ति गुणांक समायोजन के कारण। ऊर्जा मीटर में लैग समायोजन को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे लैग को है जो लो पावर फैक्टर एडजस्टमेंट के नाम से जाना जाता है। लैग को लो पावर फैक्टर एडजस्टमेंट के यानी निम्न शक्ति गुणांक समायोजन के रूप में जानते हैं लैग को। लो पावर फैक्टर एडजस्टमेंट लैग को कहा जाता है। लो पावर फैक्टर एडजस्टमेंट यानी निम्न शक्ति गुणांक समायोजन कहा जाता है। निम्न शक्ति गुणांक लैग को कहा जाता है। निम्न शक्ति समायोजन गुणांक कहा जाता है। 21 नंबर कह रहा है कि प्रारंभिक हल्के भार का संयोजन प्रेशर कॉइल को किस पर उत्तेजित करके किया जाता है? प्रारंभिक हल्के भार का संयोजन होता है जो प्रेशर कॉइल को किस पर उत्तेजित किया जाता है? तो किस पर करेगा? तो निर्धारित वोल्टेज पर करता है। प्रारंभिक हल्के भार का संयोजन प्रेशर कॉइल को किस भाग पर उत्तेजित करके किया जाता है? तो प्रारंभिक हल्के भार का संयोजन प्रेशर कॉइल पर किस पर उत्तेजित करके किया जाता है? तो निर्धारित वोल्टेज पर किया जाता है। प्रारंभिक हल्के भार का संयोजन प्रेशर कॉइल को किस पर उत्तेजित करके किया जाता है? तो निर्धारित वोल्टेज पर किया जाता है। प्रारंभिक हल्के भार का संयोजन प्रेशर कॉइल को किस पर उत्तेजित करके किया जाता है? तो निर्धारित वोल्टेज पर किया जाता है। हल्के भार का संयोजन प्रेशर कॉइल को किस पर उत्तेजित किया जाता है? तो निर्धारित वोल्टेज पर किया जाता है, यानी रेटेड वोल्टेज पर किया जाता है। रेटेड वोल्टेज पर। नेक्स्ट है 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्ण भार इकाई शक्ति गुणांक संयोजन में यानी लैग, ठीक है, पूर्ण भार शक्ति गुणांक समायोजन में निर्धारित पूर्ण भार धारा को किस पीएफ से गुजारा जाता है? तो पूर्ण भार इकाई शक्ति गुणांक समायोजन में निर्धारित पूर्ण भार धारा को किस पीएफ से गुजारा जाता है? तो किस पीएफ से गुजारा जाएगा? तो इकाई 1.0 से गुजारा जाता है। इकाई 1.0 से पीएफ को गुजारा जाता है। निर्धारित पूर्ण भार धारा को किससे? तो इकाई यूनिट 1.0 से गुजारा जाता है। नेक्स्ट है 23 कह रहा है कि हल्का भार समायोजन आमतौर पर पूर्ण भार धारा को कितने प्रतिशत पर किया जाता है? तो कितना प्रतिशत होगा? यूनिट 1.0 होता है भार धारा का, और प्रतिशत पूछ रहा है भार धारा का कितने प्रतिशत किया जाता है? तो इसका प्रतिशत होता है 5%। कितना? 5% होता है। 5% होता है पूर्ण भार धारा के कितने प्रतिशत पर किया जाता है हल्का भार का समायोजन? तो 5% पर किया जाता है। यूनिट कहेगा तो 1.0 हो जाएगा। 24 नंबर कह रहा है कि क्रिप समायोजन जांच के लिए प्रेशर कॉइल को निर्धारित वोल्टेज के कितने प्रतिशत को उत्तेजित किया जाता है? प्रेशर कॉइल को निर्धारित वोल्टेज को कितने प्रतिशत तक उत्तेजित किया जाता है? तो ये कितने प्रतिशत तक उत्तेजित करेगा? तो 24 का बी हो जाएगा। तो ये 110% तक उत्तेजित करता है। कितना? 110% तक। क्रिप समायोजन में जांच के लिए प्रेशर कॉइल को निर्धारित वोल्टेज को कितने प्रतिशत पर उत्तेजित करता है? तो 110% पर उत्तेजित करेगा प्रेशर कॉइल को निर्धारित वोल्टेज को। क्रीपर समायोजन जांच के लिए प्रेशर कॉइल को निर्धारित वोल्टेज को कितने प्रतिशत पर उत्तेजित करेगा? तो 110% पर करेगा। 110%। नेक्स्ट है 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चुंबकीय परिपथ में समरूपता के अभाव से निम्नलिखित में से क्या होता है? तो चुंबकीय परिपथ में समरूपता के अभाव से निम्नलिखित में से क्या होता है? तो ये होता है क्रीप होता है, यानी विसर्पण होता है। चुंबकीय परिपथ में समरूपता के अभाव से क्या होगा? तो क्रीप यानी विसर्पण का उत्पन्न हो जाती है। चुंबकीय परिपथ में समरूपता के अभाव हो जाएगा तो क्रीप यानी विसर्पण का उत्पन्न हो जाती है, विसर्पण का। नेक्स्ट 26 नंबर करा
करा है कि 3 फेज और 4 वायर सिस्टम के लिए 3 फेज ऊर्जा मीटर में और कितने व्यक्तिगत ड्राइविंग तत्वों का उपयोग किया जाता है। 3 फेज है और 4 वायर सिस्टम है, ठीक है। 3 फेज है, 4 वायर सिस्टम है और 3 फेज ऊर्जा मीटर में कितने व्यक्तिगत ड्राइविंग तत्वों का उपयोग करती है, तो 3 को करती है। 3 फेज ऊर्जा मीटर में कितने व्यक्तिगत ड्राइविंग तत्वों का उपयोग करती है, तो 3 का। कितने व्यक्तिगत ड्राइविंग तत्वों का उपयोग करती है 3 फेज ऊर्जा मीटर में, तो ये 3 का करती है, 3 का करती है। नेक्स्ट है 27 नंबर का रहा कि ब्रेकिंग सिस्टम के कारण होने वाली त्रुटि किसके परिवर्तन के कारण हो सकती है। ब्रेकिंग सिस्टम के कारण होने वाली त्रुटि किसके परिवर्तन के कारण हो सकती है, तो ब्रेक चुंबक के सामंजस्य के कारण होती है। ब्रेक चुंबक का सामंजस्य के कारण क्या होती है, तो ब्रेक सिस्टम के कारण होने वाली त्रुटि किसके परिवर्तन के कारण होती है। ब्रेक सिस्टम के कारण होने वाली त्रुटि किसके परिवर्तन के कारण हो सकती है, तो ब्रेक चुंबक के सामंजस्य यानी ब्रेक मैग्नेट के एडजस्टमेंट में खराबी हो जाएगा, तो ब्रेकिंग सिस्टम में क्या हो जाएगा, त्रुटि हो जाएगा। ब्रेक चुंबक में क्या हो जाएगा, एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम हो जाएगा, तो ब्रेक सिस्टम क्या हो जाएगा, त्रुटि उत्पन्न हो सकती है। नेक्स्ट है 28 नंबर कह रहा है 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शंट चुंबक फ्लक्स में आवश्यक 90 डिग्री की लैग प्रदान करता है। शंट चुंबक फ्लक्स में कितने आवश्यक 90 डिग्री का लैग प्रदान करने के लिए ऊर्जा मीटर में किस घटक का उपयोग किया जा सकता है, तो ऊर्जा घटक में किस घटक का प्रयोग करती है, तो कॉपर शेडिंग बैंड्स का। कॉपर शेडिंग बैंड्स का प्रयोग करती है। ऊर्जा मीटर में किस घटक का प्रयोग करती है, जब उसमें लैग होता है कितने 90 डिग्री की लैग पर शंट चुंबक फ्लक्स में होती है। शंट चुंबक फ्लक्स में 90 डिग्री की लैग प्रदान करती है, तो ऊर्जा मीटर में किस घटक का उपयोग करेगी, तो कॉपर शेडिंग बैंड्स का प्रयोग करेगी, कॉपर शेडिंग बैंड्स। नेक्स्ट है 29 नंबर कर रहा है कि ऊर्जा मीटर में फ्लक्स की गलत परिमाण का कारण क्या हो जाता है, तो ऊर्जा मीटर में फ्लक्स का गलत परिमाण में क्या हो जाता है, तो तापमान में बदलाव होता है, आपूर्ति वोल्टेज में बदलाव होगा और घर्षण में हो जाएगा। तापमान में चेंज हो जाएगा तो फ्लक्स में गलत परिमाण देगा ऊर्जा मीटर में, और आपूर्ति वोल्टेज में भी बदलाव होगा तो ये फ्लक्स में क्या करेगा, तो अप डाउन करेगा, और घर्षण भी होगा तो क्या करेगा, तो फ्लक्स क्या ऊर्जा मीटर में फ्लक्स अप डाउन हो जाएगा। नेक्स्ट 30 नंबर करा कि 3 तत्वों वाले 3 फेज ऊर्जा मीटर के उपयोग का उद्देश्य क्या होता है। 3 तत्व में वाले 3 फेज ऊर्जा मीटर में 3 तत्व हैं और 3 फेज वाले ऊर्जा मीटर है, तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है असंतुलित भार वाले 4 वायर सिस्टम के लिए होता है। असंतुलित भार वाले 4 वायर सिस्टम में क्या होते हैं, 3 फेज ऊर्जा मीटर का उपयोग किया जाता है। असंतुलित भार वाले 4 वायर सिस्टम के लिए असंतुलित भार वाले 4 वायर सिस्टम के लिए 3 फेज ऊर्जा मीटर का प्रयोग किया जाता है। संतुलित भार वाले 4 वायर सिस्टम में 3 फेज ऊर्जा मीटर का प्रयोग करते हैं। 3 फेज ऊर्जा मीटर में असंतुलित भार वाले 4 वायर सिस्टम के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 31 में कह रहा है क्या कि एक मल्टीमीटर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी राशि मापी जाती है। मल्टीमीटर के द्वारा कौन सी राशि मापी जाएगी, तो ये धारा को मापेगा, वोल्टेज को मापेगा, प्रतिरोध को मापेगा। धारा वोल्टेज प्रतिरोध को मल्टीमीटर मापती है। धारा वोल्टेज प्रतिरोध को कौन मापती है, तो मल्टीमीटर। धारा वोल्टेज और प्रतिरोध को कौन मापेगा, तो मल्टीमीटर नापेगा धारा वोल्टेज को। नेक्स्ट है 32 नंबर कह रहा है कि टेक्स्ट के अनुसार मल्टीमीटर की विशिष्ट एसी वोल्टेज संवेदनशीलता कितनी होती है, तो टेक्स्ट के अनुसार मल्टीमीटर का विशिष्ट एसी वोल्टेज कितना होती है, तो ये कितना वोल्टेज होगा, तो इसका वोल्टेज होता है 5 टेक्स्ट बटा ओमेगा टेक्स्ट होता है। 5 टेक्स्ट के बटा ओमेगा टेक्स्ट भी होता है, ठीक है ना। 5 टेक्स्ट इंटू के बटा ओमेगा टेक्स्ट भी होता है। तो एसी वोल्टेज टेक्स्ट के अनुसार मल्टीमीटर में विशिष्ट एसी वोल्टेज की संवेदनशीलता क्या होती है, तो 5 टेक्स्ट के बटा ओमेगा भी हो जाएगा। नेक्स्ट है 33 नंबर में कह रहा है कि दिखाए गए मल्टीमीटर में फुल स्केल डिफ्लेक्शन सटीकता कितनी होती है। फुल डिफ्लेक्शन सटीकता कितनी होती है मल्टीमीटर में, तो इसका होता है 1.5% होता है। कितना 1.5% होता है फुल स्केल डिफ्लेक्शन में। मल्टीमीटर के फुल स्केल डिफ्लेक्शन की सटीकता कितना होता है, तो 1.5% होता है। मल्टीमीटर के फुल स्केल डिफ्लेक्शन कितना होता है, 1.5%। नेक्स्ट है 34 नंबर करें कि एनालॉग मीटर में कौन सा पैमाने नॉन लीनियर होते हैं यानी आरेखीय होते हैं।
34 में कह रहा है कि एक एनालॉग मल्टीमीटर में कौन सा पैमाना नॉन लीनियर होता है। नॉन लीनियर कौन होगा, तो कौन होगा जो नॉन लीनियर होगा। तो 34 का प्रतिरोध स्केल होता है कौन, तो रेजिस्टेंस स्केल क्या करती है, तो रेजिस्टेंस स्केल यानी प्रतिरोध स्केल क्या करती है, तो एनालॉग मल्टीमीटर में नॉन लीनियर के रूप में कार्य करती है। रेजिस्टेंस स्केल क्या करती है, तो मल्टीमीटर में नॉन लीनियर के रूप में कार्य करती है। नॉन लीनियर के रूप में यानी आरेखीय के रूप में कार्य करती है तो रेजिस्टेंस स्केल करती है। नॉन लीनियर के रूप में कार्य करेगा तो रेजिस्टेंस स्केल करेगी। नेक्स्ट 35 नंबर कह रहा है कि मापन के लिए एसी को डीसी में बदलने के लिए मल्टीमीटर के अंदर किस घटक का उपयोग करती है। मापन के लिए एसी को डीसी में बदलने के लिए मल्टीमीटर के अंदर किसका उपयोग करेगी, तो ये उपयोग करता है किसका, तो रेक्टिफायर को करती है। दृष्टिकारी को एसी को डीसी में चेंज करती है रेक्टिफायर। नेक्स्ट है 36 नंबर कह रहा है कि मल्टीमीटर में प्रतिरोध पैमाना कहाँ से पढ़ा जाता है, तो प्रतिरोध पैमाना दाएं से बाएं यानी राइट हैंड से लेफ्ट हैंड जाती है, राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की ओर जाती है। प्रतिरोध पैमाना मल्टीमीटर में पढ़ा जाता है, राइट हैंड से दाएं से बाएं की ओर जाती है। प्रतिरोध पढ़ने के लिए मल्टीमीटर में दाएं से बाएं। और 37 नंबर कह रहा है कि जब एक मल्टीमीटर एमीटर के रूप में कार्य करता है, मल्टीमीटर एमीटर के रूप में कार्य करेगा तो मीटर मूवमेंट की किसके द्वारा बाईपास किया जाता है। मीटर मूवमेंट को किसके द्वारा बाईपास करेगा, तो ये बाईपास करता है किसके द्वारा, तो ये बाईपास करेगा शंट प्रतिरोधक के द्वारा। किसके द्वारा, शंट प्रतिरोधक के द्वारा। शंट प्रतिरोधक के द्वारा क्या करेगा, तो जब एक मल्टीमीटर एमीटर के रूप में कार्य करेगा तो मीटर मूवमेंट के जो बाईपास करती है शंट प्रतिरोध के द्वारा। मल्टीमीटर एमीटर के कार्य करेगा तो मीटर मूवमेंट किसका बाईपास करता है, तो शंट प्रतिरोध का बाईपास करेगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है 38 नंबर कर रहा है। 38 में कह रहा है कि आर्म रेंज में जब प्रोब शॉर्ट होते हैं, आर्म रेंज में जब प्रोब शॉर्ट होते हैं तो पॉइंट को शून्य पर सेट करने के लिए किस नॉब का उपयोग किया जाता है। पॉइंट को शून्य पर सेट करने के लिए जब ओम रेंज में जब प्रोब शॉर्ट होता है, प्रोब शॉर्ट हो जाता है तो पॉइंटर को शून्य सेट करने के लिए किस नॉब का उपयोग करती है, तो किस नॉब का उपयोग करेगा, तो किस नॉब का, तो ये 0 ओम एडजस्टिंग नॉब का प्रयोग करती है। 0 ओम एडजस्टिंग नॉब का प्रयोग करेगा जब ओम रेंज में जब प्रोब शॉर्ट होते हैं। ओम रेंज में जब प्रोब शॉर्ट होते हैं तो जो पॉइंटर के शून्य पर सेट करने के लिए किस नॉब का प्रयोग करेंगे, तो पॉइंटर के शून्य पर सेट करने के लिए किस नॉब का, तो 0 ओम एडजस्टिंग नॉब का प्रयोग करते हैं, 0 ओम एडजस्टिंग नॉब। नेक्स्ट है 39 करें। 39 में उच्च वोल्टेज को मापने के लिए मल्टीमीटर प्रतिरोधों को किस क्रम में जोड़ा जाता है। उच्च वोल्टेज को मापने के लिए मल्टीमीटर प्रतिरोधों में किस क्रम में जोड़ा जाता है। उच्च वोल्टेज को मापने के लिए मल्टीमीटर प्रतिरोध को किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो ये जोड़ा जाता है सीरीज में जोड़ा जाता है। उच्च वोल्टेज को मापने के लिए मल्टीमीटर प्रतिरोध को किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। उच्च वोल्टेज को मापने के लिए मल्टीमीटर प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। नेक्स्ट है 40 नंबर कह रहा है कि इमेज में उल्लेखित डीसी वोल्टेज रेंज की संवेदनशीलता कितनी होती है। तो इमेज में डीसी वोल्टेज की रेंज की संवेदनशीलता कितनी होती है, तो इसकी संवेदनशीलता होती है 20 टेक्स्ट बटा ओमेगा टेक्स्ट भी होता है। 20 टेक्स्ट उल्लेखित इमेज में उल्लेखित डीसी वोल्टेज का रेशो कितना होता है, तो 20 टेक्स्ट होता है। 41 नंबर कह रहा है कि एसी या डीसी या प्रतिरोध कार्यों के बीच चयन करने के लिए किस स्विच का उपयोग किया जाता है। एसी हो या डीसी हो या प्रतिरोध कार्यों के बीच चयन करने के लिए किस स्विच का उपयोग करेगा, तो ये करता है किस स्विच का, तो ये करता है रेंज और फंक्शन रिलेक्शन स्विच का। रेंज और फंक्शन सिलेक्शन स्विच का, रेंज हो गया और फंक्शन स्विच का प्रयोग करती है, फंक्शन स्विच का प्रयोग करती है। एसी डीसी या प्रतिरोध के कार्यों के बीच चयन करने के लिए किसका प्रयोग करती है, तो रेजिस्टेंस किसका प्रयोग करती है, तो
रेंज और फंक्शन स्विच का करती है। रेंज और फंक्शन स्विच का प्रयोग करती है एसी डीसी प्रतिरोधों के कार्य के चयन करने के लिए। रेंज और फंक्शन सिलेक्शन स्विच का। नेक्स्ट है 42 नंबर का है कि एक एनालॉग मल्टीमीटर को पॉइंटर आमतौर पर किसका बना होता है। मल्टीमीटर का एनालॉग मल्टीमीटर का पॉइंटर किसका बना होगा, तो बना होता है ये एल्युमिनियम का बना होता है फॉयल। और जो चकती भी किसका, एल्युमिनियम का बना होता है। एनालॉग मल्टीमीटर का पॉइंटर आमतौर पर किसका, तो एल्युमिनियम का बना होता है। एनालॉग मल्टीमीटर में जो पॉइंट यानी सुई होता है एल्युमिनियम का होता है। नेक्स्ट 43 नंबर का रहा है कि प्रतिरोध मापते समय उपयोग किए जाने वाले आंतरिक शक्ति स्रोत होता है। प्रतिरोध मापते समय उपयोग किए जाने वाले आंतरिक शक्ति स्रोत क्या होता है, तो प्रतिरोध मापते समय उपयोग किए जाने वाले आंतरिक स्रोत क्या होता है, तो ये इसका आंतरिक स्रोत बैटरी होता है। जो प्रतिरोध मापते समय उपयोग किए जाने वाले आंतरिक शक्ति स्रोत होता है बैटरी, आंतरिक शक्ति स्रोत बैटरी होता है। नेक्स्ट है 44 नंबर का रहा कि यदि मल्टीमीटर को 2.5 वोल्ट रेंज पर सेट किया गया है तो चयनकर्ता स्विच किसकी ओर इशारा करेगा। यदि मल्टीमीटर को 2.5 वोल्ट रेंज पर सेट किया गया है तो चयनकर्ता स्विच किसकी ओर इशारा करेगा, तो ये इशारा करता है एक विशिष्ट वोल्टेज रेंज सेटिंग को। एक विशिष्ट वोल्टेज रेंज सेटिंग को 2.5 वोल्ट रेंज सेट किया गया है तो चयनकर्ता स्विच किसकी ओर इशारा करेगा, तो एक विशिष्ट वोल्टेज रेंज सेटिंग की ओर। एक विशिष्ट वोल्टेज रेंज सेटिंग की ओर प्रदर्शित करती है। मल्टीमीटर 2.5 वोल्ट रेंज सिस्टम पर सेट किया गया है। मल्टीमीटर को 2.5 पर रेंज पर सेट किया गया तो चयनकर्ता स्विच किसकी ओर इशारा करेगा, तो एक विशिष्ट वोल्टेज रेंज सेटिंग की ओर। एक विशिष्ट वोल्टेज रेंज सेटिंग की ओर प्रदर्शित करेगा। नेक्स्ट है 45 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 45 उच्च गुणवत्ता वाले एनालॉग मल्टीमीटर को मिरर स्केल में उपयोग क्यों किया जाता है। तो उच्च गुणवत्ता वाले एनालॉग मल्टीमीटर में मिरर स्केल यानी दर्पण पैमाना में क्यों किया जाता है, तो क्यों किया जाएगा, तो क्योंकि इसमें पैरेलैक्स त्रुटि को समाप्त करने के लिए किया जाता है। मिरर स्केल में एनालॉग मल्टीमीटर का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो पैरेलैक्स त्रुटि को समाप्त करने के लिए। पैरेलैक्स त्रुटि को समाप्त करने के लिए मल्टीमीटर में मिरर स्केल का उपयोग किया जाता है, पैरेलैक्स त्रुटि को समाप्त करने के लिए। नेक्स्ट है 46 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एक डिजिटल मल्टीमीटर को माप आउटपुट के रूप में क्या प्रदर्शित करती है। तो एक डिजिटल मल्टीमीटर माप आउटपुट के रूप में क्या प्रदर्शित करती है, तो प्रदर्शित करती है असतत अंकीय मान को प्रदर्शित करती है। एक डिजिटल मल्टीमीटर माप आउटपुट के रूप में क्या प्रदर्शित करेगी, तो डिजिटल मीटर है जो माप आउटपुट के रूप में क्या प्रदर्शित, असतत अंकीय मान को प्रदर्शित करती है। एक डिजिटल मल्टीमीटर माप आउटपुट के रूप में क्या प्रदर्शित करेगी, तो असतत अंकीय मान को प्रदर्शित करती है। 47 नंबर कह रहा है कि आधुनिक डिजिटल मल्टीमीटर में आमतौर पर किस डिस्प्ले तकनीक का प्रयोग किया जाता है। तो आधुनिक डिजिटल मीटर में किसका डिस्प्ले का प्रयोग करेगी, तो ये एलसीडी रहता है, एलसीडी और एलईडी रहता है। एलसीडी का क्या होता है, तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। एलईडी का लाइट इमिटिंग डायोड है, लाइट इमिटिंग डायोड एलईडी का फुल फॉर्म होता है। एलसीडी का लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है। तो आधुनिक डिजिटल मल्टीमीटर में डिस्प्ले की तकनीक में एलसीडी और एलईडी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट 48 नंबर कर रहा है ओमीटर का उपयोग करते समय सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा सावधानी क्या है। तो ओमीटर का उपयोग करते समय सुरक्षा की सबसे सावधानी सुरक्षा क्या रखेंगे, तो इसका सबसे सुरक्षा कभी भी लाइव सर्किट पर उपयोग ना करें। ओमीटर का लाइव सर्किट पर उपयोग कभी ना करें, नहीं तो ब्लास्ट हो जाएगा ओमीटर। लाइव सर्किट पर उपयोग नहीं किया जाता है ओमीटर का उपयोग। नेक्स्ट है 49 का है कि जब ओमीटर की लीड खुली होती है तो पॉइंटर क्या दर्शाता है। जब ओमीटर की लीड खुली होगा तो पॉइंटर क्या दर्शाएगा, तो पॉइंटर दर्शाता है इन्फिनाइट रेजिस्टेंस को दर्शाती है। इन्फिनाइट रेजिस्टेंस को ओमीटर की लीड जब खुली होती है तो पॉइंटर दर्शाता है इन्फिनाइट रेजिस्टेंस को दर्शाता है। ओमीटर की लीड जब खुली होती है तो पॉइंटर क्या दर्शाता है, तो इन्फिनाइट रेजिस्टेंस को दर्शाती है, इन्फिनाइट रेजिस्टेंस। नेक्स्ट 50 नंबर का है कि डिजिटल मल्टीमीटर आमतौर पर किस प्रकार के सर्किट में उपयोग किया जाता है। तो डिजिटल मीटर का उपयोग किया जाता है डिजिटल इंटीग्रेटेड सर्किट में किया जाता है। डिजिटल मीटर का प्रयोग डिजिटल इंटीग्रेटेड सर्किट में प्रयोग किया जाता है, डिजिटल मीटर का डिजिटल इंटीग्रेटेड सर्किट में। और नेक्स्ट 51 का रहा 51 में कह रहा है कि डीएमएम में अक्सर पाए जाने वाले अतिरिक्त कार्य निम्नलिखित में से कौन होते हैं। तो 51 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसका ट्रांजिस्टर परीक्षण में किया जाता है। डीएम डिजिटल
डिजिटल मल्टीमीटर में अक्सर पाए जाने वाले अतिरिक्त कार्य कौन सा होते हैं? तो ट्रांजिस्टर परीक्षण होता है। ट्रांजिस्टर परीक्षण होता है डिजिटल मल्टीमीटर में अतिरिक्त कार्य क्या होता है? तो ट्रांजिस्टर परीक्षण करती है डिजिटल मल्टीमीटर, ट्रांजिस्टर को परीक्षण करती है डिजिटल मल्टीमीटर। नेक्स्ट है 52 नंबर। 52 में कह रहा है एनालॉग ओम मीटर में जीरो एडजस्टमेंट का क्या उद्देश्य होता है? तो एनालॉग मीटर में एनालॉग ओम मीटर में जीरो एडजस्टमेंट का क्या कार्य होता है? तो एनालॉग मीटर में जीरो एडजस्टमेंट का क्या कार्य होता है? तो इसका कार्य होता है बैटरी वोल्टेज में बदलाव की भरपाई करती है। जो बैटरी वोल्टेज में बदलाव की भरपाई कौन करता है? तो एनालॉग ओम मीटर में जीरो एडजस्टमेंट करती है। बैटरी वोल्टेज में बदलाव की भरपाई के लिए जीरो एडजस्टमेंट का उद्देश्य होता है। जीरो एडजस्टमेंट का उद्देश्य क्या होता है? तो बैटरी वोल्टेज में बदलाव की भरपाई के लिए होता है जीरो एडजस्टमेंट। नेक्स्ट है 53। कह रहा है कि सुरक्षा नियमों के अनुसार एमीटर सेक्शन को कभी भी किसी क्रम में नहीं जोड़ा जाता है। सुरक्षा नियमों के अनुसार एमीटर सेक्शन को कभी भी किसी क्रम में नहीं जोड़ा जा सकता है। तो इसका क्या हो जाएगा? तो ये वोल्टेज स्रोत के समानांतर होगा। सुरक्षा नियमों के अनुसार एमीटर सेक्शन को कभी भी किसी क्रम में नहीं जोड़ा जाना चाहिए। तो वोल्टेज को स्रोत को समांतर श्रेणी में नहीं जोड़ा जाता है। एमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और समांतर क्रम में वोल्टेज स्रोत के समांतर क्रम में नहीं जोड़ा जा सकता। ठीक है, लोड के साथ जोड़ा जाएगा, बैटरी के श्रेणी के साथ, शंट के माध्यम के साथ जोड़ा जाता है एमीटर सेक्शन को, लेकिन समांतर में नहीं जोड़ा जाएगा। कह रहा है कि 1.88 में दिखने वाले एक विशेष डिजिटल मल्टीमीटर डिस्प्ले के कितने अंकों तक दर्शाता है? डिजिटल मल्टीमीटर डिस्प्ले कितने अंकों तक दर्शाती है? तो ये दर्शाती है तीन डिजिट तक। कितना? 3 डिजिट तक दर्शाती है। डिजिटल मल्टीमीटर डिस्प्ले कितने अंकों तक? 3 अंकों तक दर्शाती है। नेक्स्ट है 55। डिजिटल मल्टीमीटर किस प्रतीक का उपयोग डीसी को मापने के लिए ध्रुवीयता दिखा सकता है? तो डिजिटल मल्टीमीटर में किस तकनीक का उपयोग करके डीसी मापन की ध्रुवीयता दिखाई जाता है? तो डीसी मापने के लिए डिजिटल मल्टीमीटर कितना ध्रुवीयता दिखाई देती है? तो ये देती है प्लस और माइनस चिन्ह का ध्रुवीयता दिखाई देती है। ध्रुवीयता दिखा सकता है तो पॉजिटिव और निगेटिव दिखाती है डिजिटल मल्टीमीटर। डीसी मापने के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव दिखाती है ध्रुवीयता। नेक्स्ट है 56 नंबर कर रहा है कि काम शुरू करने से पहले टेस्ट लीड पर क्या जांचना चाहिए? टेस्ट लीड पर क्या जांचना चाहिए? जब काम शुरू करने से पहले टेस्ट लीड पर क्या जांचेंगे? तो जांचना है हमको सबसे पहले क्षतिग्रस्त इंसुलेशन यानी कुचालक को यानी डैमेज इंसुलेशन को मापना है। काम शुरू करने से पहले टेस्ट लीड्स पर क्या जांचना चाहिए? तो क्षतिग्रस्त इंसुलेशन यानी डैमेज इंसुलेशन को जांचेंगे, जो कुचालक होते हैं क्षतिग्रस्त इंसुलेशन। नेक्स्ट है 57 कह रहा है कि मल्टीमीटर में किस स्विच का उपयोग वांछित रेंज चुनने के लिए किया जाता है? वांछित रेंज चुनने के लिए मल्टीमीटर में किस स्विच का उपयोग वांछित रेंज चुनने के लिए किया जाता है? तो इसका उपयोग किया जाता है रोटरी रेंज स्विच में किया जाता है। मल्टीमीटर में किस स्विच का उपयोग वांछित रेंज चुनने के लिए किया जाता है? तो इसका रोटरी रेंज स्विच के मल्टीमीटर में किस स्विच का उपयोग वांछित रेंज चुनने के लिए किया जाता है? तो रोटरी रेंज स्विच का करते हैं, रोटरी रेंज स्विच का प्रयोग करते हैं, रोटरी रेंज स्विच का। नेक्स्ट है 58 एनालॉग मल्टीमीटर की तुलना में डिजिटल मल्टीमीटर का क्या लाभ है? तो डिजिटल मल्टीमीटर का क्या लाभ होता है? तो इसका लाभ होता है कोई हिलाने वाला भाग नहीं होता है डिजिटल मल्टीमीटर में, कोई दाएं बाएं नहीं कर सकते हैं। इसका हाई एक्यूरेसी यानी उच्च सटीकता होता है डिजिटल मल्टीमीटर का, और पढ़ने में क्या होता है आसान होता है डिजिटल मल्टीमीटर, इसलिए इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोई हिलाने वाला भाग नहीं होता है डिजिटल मल्टीमीटर में, उच्च सटीकता पाई जाती है और पढ़ने में आसान होता है डिजिटल मल्टीमीटर। नेक्स्ट है 59 कह रहा है कि एनालॉग मीटर के प्रतिरोध पैमाने में शून्य कहाँ से स्थित होता है? एनालॉग मीटर के प्रतिरोध पैमाने में शून्य कहाँ स्थित होती है? तो ये शून्य कहाँ स्थित होगा? तो सुदूर बाएं यानी सुदूर बाएं या सुदूर दाएं की ओर होते हैं। सुदूर बाएं या सुदूर शून्य कहाँ स्थित होते हैं? सुदूर बाएं या सुदूर दाएं हो सकते हैं, दोनों में से कोई एक होगा, दाएं या बाएं सुदूर में। नेक्स्ट है 60 नंबर कर रहा है, लास्ट क्वेश्चन है सर्किट में टेस्ट लीड जोड़ने से पहले
सर्किट में टेस्ट लीड जोड़ने से पहले आदर्श रूप से आपूर्ति के साथ क्या किया जाना चाहिए? टेस्ट लीड को जोड़ने से पहले आदर्श रूप से आपूर्ति के साथ क्या जोड़ना चाहिए? तो इसमें जोड़ा जाता है हटा दे या बंद कर दे। आदर्श रूप से आपूर्ति के साथ क्या किया जाना चाहिए? जैसे सर्किट में टेस्ट लीड जोड़ने से पहले, सर्किट में टेस्ट लीड जोड़ने से पहले आदर्श रूप से आपूर्ति के साथ क्या किया जाना चाहिए? तो हटा दें या बंद कर दें, दोनों में से कोई एक काम करना है। सर्किट में जब टेस्ट लीड जोड़ेंगे तो पहले क्या करेंगे? आदर्श रूप से पहले या तो ऑन कर देंगे या तो स्विच कर देंगे। टेस्ट लीड को जोड़ने से पहले सर्किट को ऑन या ऑफ कर देंगे। और इसी के साथ सेट 4 समाप्त होता है।